Hello everyone. Welcome to Law Prep Judiciary. My name is Paridhi Srivastava and I hope you all are doing good. So आज हम लोग राजस्थान जेएलओ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. दैट इज ऑर्डर नंबर 8 जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसमें जो ऑर्डर 8 है हम आज ऑर्डर नंबर 8 डिस्कस करेंगे. एंड बिफोर स्टार्टिंग विद टुडेज क्लास मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो पूरा ऑर्डर 8 है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही हमारे लिए, बट उसमें भी स्पेसिफिक पोर्शन जो सेट ऑफ है और जो काउंटर क्लेम है उसका बहुत इंपॉर्टेंट है. बाकी सारे जो रूल्स हैं वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट हाँ इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट विद द क्लास टुडे. ओके, सो रूल नंबर 1 डील्स विद रिटन स्टेटमेंट. सो जो रूल नंबर 1 है वो बताता है कि रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के लिए कितना मैक्सिमम टाइम या फिर कितना मैक्सिमम टर्म होना चाहिए. सो एज वी ऑल नो दैट रिटन स्टेटमेंट इज फाइल्ड बाय द डिफेंडेंट. सो द डिफेंडेंट शैल विद इन 30 डेज. सो जो रिटन स्टेटमेंट है वो कब तक फाइल हो जाना चाहिए? 30 डेज में हो जाना चाहिए. कब तक? फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन. तो सर्विस ऑफ समन, जो भी डेट है सर्विस ऑफ समन की डिफेंडेंट के ऊपर जब भी समन सर्व हुआ होगा उसके 30 डेज के विद इन में रिटन स्टेटमेंट शुड बी फाइल्ड. अच्छा, समन क्या होता है? समन क्या होता है? समन इज बेसिकली अ प्रोसेस. एक प्रोसेस होती है टू कंपेल द अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन. तो किसी पर्सन की जो अपीयरेंस होती है उसको कंपेल करने की जो प्रोसेस होती है दैट इज समन. ओके, सो डिफेंडेंट शैल, अब आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? 30 डेज हो गया. नाउ प्रेजेंट अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस प्रोवाइडेड. अब व्हाट इफ अगर 30 डेज में रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं होता है, देन व्हाट? सो प्रोवाइडेड दैट वेयर द डिफेंडेंट फेल्स to file the written statement within the set period of 30 days, he shall be allowed to file. अब मतलब उसके बाद उसको कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा. तो वो एक्स्ट्रा टाइम कितना होगा? किसी और डे पे फाइल कर सकता है उतने टाइम में जो कि कोर्ट स्पेसिफाई करेगा. ठीक है, तो कोर्ट जो भी टाइम स्पेसिफाई करेगा उतने टाइम में रिटन स्टेटमेंट हैज टू बी फाइल्ड एंड फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग. तो जो भी रीजन है जिसके कारण से वो 30 डेज में फाइल नहीं कर पाया है, ओके, वो रीजन रिकॉर्ड करके कोर्ट जो भी टाइम स्पेसिफाई करेगा उस टाइम में रिटन स्टेटमेंट फाइल होना है. पर वो टाइम कितने से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता, बट विच शैल नॉट बी लेटर देन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन. सो बेसिकली मैक्सिमम टर्म कितना हुआ? 30 डेज की आइडल टाइम है जिसमें रिटन स्टेटमेंट फाइल हो जाना चाहिए, प्लस व्हाट? प्लस 60 डेज. अच्छा, ये 60 कहाँ से आया? बिकॉज जो मैक्सिमम टर्म है वो 90 है. ठीक है, तो जो 30 डेज है उसमें हो जाना चाहिए. जो एड ऑन है वो 60 डेज का टाइम दिया गया है एंड ऑल टोटल 90 डेज में रिटन स्टेटमेंट शुड बी फाइल्ड बाय द डिफेंडेंट. नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द second rule, that is rule number 1A. So rule number 1A क्या बात करता है? It says that duty of defendant to produce documents, okay, upon which relief is claimed or relied upon by him. तो जो rule number 1A है ये बताता है कि कुछ documents होते हैं जो defendant है उसको फाइल करने होते हैं. तो क्या है यहाँ पे? देखिए, whether defendant bases his defense upon a document. तो जब भी किसी defendant का जो defense है वो किसी document पे based होगा और relies upon any document in his possession or power. ठीक है, वो डॉक्यूमेंट अगर उसके पोजेशन में है, डिफेंडेंट के पोजेशन में है, उसके पावर में है, या फिर इन सपोर्ट ऑफ हिज डिफेंस और क्लेम फॉर सेट ऑफ, या उसको सेट ऑफ करना है, काउंटर क्लेम करना है, ये क्या होते हैं अभी हम आगे आने वाली स्लाइड में पढ़ेंगे. ही शैल एंटर सच डॉक्यूमेंट इन अ लिस्ट. तो उसको जितनी भी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वो अपने डिफेंस को रिलाई कर रहा है उन सभी डॉक्यूमेंट्स की डिफेंडेंट एक लिस्ट प्रिपेयर करेगा. ठीक है, एंड उस लिस्ट को ही शैल प्रोड्यूस इट इन द कोर्ट, और उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करेगा जब वो रिटन स्टेटमेंट प्रेजेंट करेगा. सो बेसिकली जब भी डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट प्रेजेंट करेगा उस रिटन स्टेटमेंट के साथ वो एक लिस्ट प्रिपेयर करेगा उन डॉक्यूमेंट्स की जिन डॉक्यूमेंट्स पे उसका जो डिफेंस है वो रिलाई करता है. बाय हिम एंड शैल एट द सेम टाइम डिलीवर द डॉक्यूमेंट ऑन अ कॉपी देयरऑफ. तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो और उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी जो डिफेंडेंट है वो रिटन स्टेटमेंट के साथ फाइल करेगा कोर्ट में. ओके, नाउ सबसेक्शन 2 क्या कहता है? वेयर एनी सच डॉक्यूमेंट इज नॉट इन द पोजीशन ऑफ पावर ऑफ द डिफेंडेंट. तो बेसिकली जिस डॉक्यूमेंट पे उसका डिफेंस रिलाई कर रहा है वो उसके पास है ही नहीं, तो वो क्या करेगा? ही शैल स्टेट इन हुज पोजीशन और पावर इट इज. तो वो अपने रिटन स्टेटमेंट में ये बता देगा कि ये डॉक्यूमेंट पे मैं अपना डिफेंस रिलाई कर रहा हूँ पर ये डॉक्यूमेंट मेरे पोजीशन या पावर में नहीं है, किसी थर्ड पर्सन के पोजीशन या फिर पावर में वो डॉक्यूमेंट है. देन रूल नंबर 3, a document which ought to be produced in court by the defendant under this rule but is not so produced. Okay, so कोई डॉक्यूमेंट था जो डिफेंडेंट को प्रोड्यूस करना था, रिटन स्टेटमेंट के साथ करना था, पर उसने नहीं किया. तो बेसिकली जो रूल नंबर 1 था वो उसको फॉलो करना था, उसने नहीं किया. देन व्हाट? तो बाद में ही शैल नॉट विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट, ठीक है, बी रिसीव्ड इन एविडेंस ऑन हिज बिहाफ एट द हियरिंग ऑफ द सूट.
तो जब सूट की हेयरिंग होगी, जब भी सूट की हेयरिंग होगी, तब उसको वो डॉक्यूमेंट एज एन एविडेंस कोर्ट में यूज करने नहीं दिया जाएगा विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। तो अगर कोर्ट अलाउ करता है देन वेल एंड गुड, अगर कोर्ट अलाउ नहीं करता है तो बाद में ऐसे किसी डॉक्यूमेंट पे बेसिकली उसको एविडेंस में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा कोर्ट की परमिशन के बिना। नाउ रूल नंबर 4 सेज दैट नथिंग इन दिस रूल शैल अप्लाई टू द डॉक्यूमेंट्स। ये सिर्फ इस वाले ऑर्डर में नहीं है, ये कई जगह हम देखते हैं। वो जो डॉक्यूमेंट्स क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए यूज किए जाते हैं ऑफ प्लेंटिव विटनेस या फिर रिफ्रेशिंग मेमोरी के लिए यूज किए जाते हैं, वो कभी भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है कि उनको रिटन स्टेटमेंट के साथ ही डिफेंडेंट को फाइल करना है, जो भी ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगेन एक एक्सेप्शन बन रहा है टू द रूल दैट तो जो भी डॉक्यूमेंट क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए यूज किए जा रहे हैं या फिर मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए किए जा रहे हैं, उनके ऊपर ये सेक्शन ये जो रूल है ये अप्लाई नहीं करता है। दैट मीन्स ऐसे डॉक्यूमेंट्स कभी भी किसी भी अदर टाइम पे प्रोवाइड किए जा सकते हैं। नाउ moving ahead to rule number 2, it says that new facts must be specifically pleaded. अब देखिए जो रूल नंबर 2, 3, 4 है, इनको हमको बेसिकली एक सीरीज बना के याद करना पड़ेगा, अपने मॉनिक्स भी बना सकते हैं या किसी और वे से। तो ये बोलते हैं कि जो भी न्यू फैक्ट्स होंगे रिटन स्टेटमेंट में वो आपको स्पेसिफिकली प्लीड करना पड़ेगा। द डिफेंडेंट मस्ट रेज बाय हिज प्लीडिंग ऑल मैटर्स विच शो द सूट इज नॉट मेंटेनेबल। तो ऐसे कौन से मैटर्स होंगे? ऐसे मैटर्स जो कि उसके रिटन स्टेटमेंट में उसके डिफेंस में ये शो कर रहा है कि सूट जो है वो मेंटेनेबल नहीं है और दैट ट्रांजैक्शन वॉइड है या फिर वॉइडेबल है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? दैट द सूट इज नॉट मेंटेनेबल, या फिर जो ट्रांजैक्शन है दैट इज ईदर वॉइड और इज वॉइडेबल इन लॉ, एंड ऑल सच ग्राउंड्स if not raised would be likely to take the opposite party by surprise or would raise issues of fact not arising out of the plaint. Okay, so जो भी नए जो डिफेंडेंट होगा वो जो भी नए फैक्ट्स लेकर आता है, जो भी वो नए फैक्ट्स प्लीड करता है, वो सारे उसको स्पेसिफिकली प्लीड करने पड़ेंगे। ओके, ये सारे वो फैक्ट्स बता रखे हैं, जैसे कि लिमिटेशन का फैक्ट हो गया, रिलीज का, पेमेंट का, परफॉर्मेंस का, ठीक है, या फिर कोई भी फैक्ट है जो कि इलीगैलिटी शो करते हैं, ये सारे उनको स्पेसिफिकली प्लीड करने पड़ेंगे। नाउ रूल नंबर 3 क्या बोलता है? डिनाइल टू बी स्पेसिफिक। अच्छा, इन दोनों में अंतर क्या है? ये न्यू फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये डिनाइल के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो डिनाइल होगा वो होगा स्पेसिफिक। तो इट शैल नॉट बी सफिशिएंट फॉर अ डिफेंडेंट इन हिज रिटन स्टेटमेंट टू डिनाई जनरली द ग्राउंड्स एलिज्ड बाय द प्लेंटिफ। तो प्लेंटिफ ने अपने प्लेंट में जो भी ग्राउंड्स बताए दिए गए होंगे, उन सारे ही ग्राउंड्स को जो डिफेंडेंट है उसको अपने रिटन स्टेटमेंट में स्पेसिफिकली डिनाई करना पड़ेगा। वो जनरली नहीं डिनाई कर सकता कि ये सारे एलिगेशंस मैं डिनाई करता हूँ, उसको हर एक एलिगेशंस को स्पेसिफिकली डिनाई करना होगा। ठीक है, तो बेसिकली हम जो पढ़ रहे हैं हम वो पढ़ रहे हैं कि रिटन स्टेटमेंट बनाया कैसे जाता है, रिटन स्टेटमेंट में किस तरीके से लिखा जाता है। So it shall not be sufficient for defendant in written statement to deny generally the grounds alleged by the plaintiff, but the defendant must deal specifically with each allegation of fact of which he does not admit the truth. तो जो भी allegations defendant जो accept नहीं कर रहा है वो उसको specifically deny करना पड़ेगा। Okay, except damages. Damages को छोड़ के जो भी allegations है he cannot just generally deny those allegations. Now rule number 4 talks about evasive denial. ये क्या कहता है? Where a defendant denies an allegation of fact in the plaint, he must not do so evasively. मतलब अगेन जो हम पढ़ रहे थे रूल नंबर 3 में हम बात कर रहे थे कि जो डिनाइल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। रूल नंबर 4 बोलता है जो डिनाइल है वो एवेसिव नहीं होना चाहिए। ओके, बट आंसर द पॉइंट ऑफ सब्सटेंस। दस इफ इट इज alleged that he received a certain sum of money, तो अगर एलिज किया जाता है कि उसने कोई सम ऑफ मनी एक्सेप्ट करा, रिसीव करा, तो वो सफिशिएंट नहीं होगा डिनाई करना। It shall not be sufficient to deny that he received that particular amount, but he must deny that he received that sum or any other part thereof, कि उसने वो रिसीव किया या उसका कोई पार्ट रिसीव किया, और एल्स सेट आउट उसको उसने वो कितना अमाउंट रिसीव करा। सो बेसिकली आप सिर्फ इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए कि जो रूल नंबर 4 है वो एवेसिव डिनाइल के बारे में बात कर रहे हैं कि जो आपका डिनाइल है वो एवेसिव नहीं होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब जो भी पॉइंट ऑफ सब्सटेंस है आपको उसको आंसर करना है। Okay, like, and if an allegation is made with diverse circumstances, it shall not be sufficient to deny it along with those circumstances. Now rule number 5 बात करता है specific denial. It says that every allegation of fact in the plaintiff not denied specifically or by necessary implication. So ये क्या बता रहे हैं कि अगर specific denial नहीं हुआ तो क्या होगा? तो क्या होगा? Stated to be not admitted in pleading of the defendant. तो ये माना जाएगा कि वो चीज
क्या हुआ है, इट शैल बी टेकन टू बी एडमिटेड एक्सेप्ट एज अगेंस्ट द पर्सन एंड डिसेबिलिटी। तो अगर डिफेंडेंट अपने डिफेंस में स्पेसिफिक डिनाई नहीं करता है तो ये माना जाएगा कि डिफेंडेंट ने उस एलिगेशन को एडमिट कर लिया है या फिर एक्सेप्ट कर लिया है, प्रोवाइडेड that the court may in its discretion require any facts so admitted to be proved otherwise then such admission। so general rule तो ये बोल रहे हैं कि अगर जो डिफेंडेंट है उसका जो डिफेंस है, जो डिनाइल है, वो स्पेसिफिक नहीं है तो ये मान लिया जाएगा कि वो एलिगेशन डिफेंडेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन कोर्ट को ये पावर दी गई है कि कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है कि वो चाहे तो जो फैक्ट हम एडमिटेड मान रहे हैं उसको प्रूफ करवा सके। ओके, require any facts so admitted to be proved otherwise than such admission। तो कोर्ट हैज द पावर, कोर्ट हैज द डिस्क्रिशन कि इस तरीके की एडमिशन की जगह कोर्ट उस एलिगेशन को प्रूफ करवा सके। देन मूविंग टुवर्ड्स रूल नंबर 2, it says that where the defendant has not filed a pleading it shall be lawful for the court to pronounce judgment on the basis of facts contained in the plaint। ओके, सो अगर डिफेंडेंट ने कोई भी प्लीडिंग फाइल नहीं करी है तो कोर्ट क्या करेगा, डेफिनेटली जजमेंट दे देगा। जजमेंट किस बेसिस पे देगा, जो भी फैक्ट्स प्लेंट में दिए गए हैं, जो भी अवेलेबल प्लीडिंग है उसके बेसिस पे जजमेंट दे दिया जाएगा। एक्सेप्ट एज अगेंस्ट अ पर्सन अंडर डिसेबिलिटी, तो अगर कोई एनी पर्सन इज अंडर डिसेबिलिटी हम उसको छोड़ के, अगर कोई पर्सन डिसेबिलिटी में नहीं है तो उसके अगेंस्ट जजमेंट आ जाएगा। बट द कोर्ट में इन इज डिस्क्रिशन रिक्वायर एनी सच फैक्ट टू बी प्रूव्ड। तो यहाँ पे एक जनरल रूल भी बताया है बट कोर्ट को भी ये डिस्क्रिशन दिया गया है कि इफ नॉट दिस तो कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है कि वो कोई भी फैक्ट को प्रूफ करवा सके। देन rule number 3, it says that in exercising its discretion under the provisos of rule 1 or under sub rule 2 the court shall have due regard to the fact whether the defendant could have or has engaged a pleader। not very important, just normal line। now wherever a judgment is pronounced under this rule a decree shall be drawn। तो जब भी जजमेंट होगा ऑब्वियसली तो डिक्री आएगी, सो डिक्री बनाई जाएगी और डिक्री क्या डेट बियर करेगी, शैल बियर द डेट ऑन विच द जजमेंट वाज प्रोनाउंस। सो जिस दिन भी जजमेंट प्रोनाउंस किया गया था उस दिन की जो डिक्री होगी वो डेट बियर करेगी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेट ऑफ, अब जो ऑर्डर 8 है उसमें इंपॉर्टेंट आया है। नाउ देखिए सेट ऑफ क्या होता है, सेट ऑफ बेसिकली मींस एडजस्टमेंट ऑफ डेट्स। अब फॉर इलस्ट्रेशन मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर ए है एंड अनदर पर्सन इज बी। ओके, नाउ ए को बी से 10,000 रुपीज लेने थे एंड बी को भी ए से पैसे लेने थे एंड मान लीजिए ए बी को लेने थे 5,000 रुपीज। सो इसको भी इससे पैसे लेने हैं एंड बी को भी ए से पैसे लेने हैं। यहाँ अमाउंट ज्यादा है, यहाँ अमाउंट कम है। सो एडजस्टमेंट ऑफ डेट क्या होता है कि एक प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट है, बट दोनों की एक दूसरे के अगेंस्ट क्लेम्स है, तो इसको हम कहते हैं सेट ऑफ। ठीक है, अब ऑब्वियस है कि अब अगर ए को भी 10,000, ए को मान लीजिए 10,000 देने थे, बी को 5,000 देने हैं, सो हम पूरा पहले 10,000 के एग्जीक्यूट करें फिर हम 5,000 के एग्जीक्यूट करें, इससे बेटर क्या होगा जो भी बैलेंस होगा 5,000 का हम सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। तो इसी को हम कहते हैं सेट ऑफ। नाउ सेट ऑफ जो होता है वो दो टाइप्स का होता है, एक होता है लीगल सेट ऑफ एंड अनदर इज इक्विटेबल सेट ऑफ। देखिए जब हम इक्विटेबल सेट ऑफ के बारे में बात करते हैं तो उसका आज सच जो बताया वो सीपीसी में आज सच कोई कंसेप्ट नहीं दिया गया है इक्विटेबल सेट ऑफ के बारे में, बट हाँ उसके बारे में अगर हम बात करें तो ऑर्डर 20 में रूल 19 सब रूल 3 इसमें इक्विटेबल सेट ऑफ के बारे में बात की गई है। इसके अलावा और कोई हम बोलते हैं और कोई रेफरेंस नहीं दी गया है सीपीसी में, पर जो लीगल सेट ऑफ है वो वही है जो अभी हम ऑर्डर 8 में पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली सेट ऑफ टू टाइप्स, लीगल एंड इक्विटेबल। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि जो लीगल सेट ऑफ होता है उसमें जो अमाउंट ऑफ मनी जो एडजस्ट करना होता है, जो डेट होता है वो असर्टेन सम ऑफ मनी होता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज है, 5,000 रुपीज है, ये असर्टेन है। इक्विटेबल सेट ऑफ में जो अमाउंट ऑफ मनी होता है वो असर्टेन नहीं होता है। ठीक है, इट कैन बी एनी अमाउंट। सो जहाँ पे भी अमाउंट ऑफ मनी इज असर्टेन वो लीगल सेट ऑफ होगा, जहाँ पे भी अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट असर्टेन, बेसिकली अनअसर्टेन, तो वहां हो जाएगा इक्विटेबल सेट ऑफ। तो ये कुछ बेसिक्स है कि सेट ऑफ होता क्या है, टाइप्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं सेट ऑफ के कंटेंट्स की। सो देखिए रिकवरी ऑफ मनी, तो एक पर्सन है उसको दूसरे पर्सन से मनी रिकवर करना है, मतलब दो पार्टीज है तो दोनों को एक दूसरे से मनी रिकवर करना है। जो अमाउंट होगा वो असर्टेन होगा। ठीक है, जो अमाउंट है वो लीगली रिकवरेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अमाउंट इलीगल हो। सो लीगली रिकवरेबल अमाउंट होना चाहिए।
इट शुड बी विद इन द पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, ठीक है। तो जिस भी कोर्ट में वो सूट फाइल किया गया है उसके पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन में दोनों के अमाउंट होने चाहिए, पार्टी ए एंड पार्टी बी दोनों के, और दोनों ही पार्टी सेम कैपेसिटी में होनी चाहिए, ओके। अब हम एक बार रूल रीड कर लेते हैं तो अब आपको थोड़ा अच्छे से इजीली समझ में आ जाएगा। So rule 6 says that particulars of set off to be given in written statement. So where a suit for recovery of money, अब जितने भी हमने अभी contents पढ़े थे ये पूरे ही मैंने रेड करके रखे हुए हैं so that आपको इनको आइडेंटिफाई करने में इजी हो। नाउ वेयर इन अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी, मतलब सूट का के लिए है फॉर रिकवरी ऑफ मनी, दैट डिफेंडेंट क्लेम्स टू सेट ऑफ अगेंस्ट द प्लेंटिफ डिमांड एनी अ सर्टेन सम ऑफ मनी, सो अ सर्टेन सम ऑफ मनी वुड बी second essential, third legally recoverable, third essential, by him from the plaintiff not exceeding the pecuniary limit of jurisdiction, fourth essential, and both parties fill the same character as they fill in the plaintiff suit, the defendant may। अब यहाँ पे आएगा कि ये सेट ऑफ कब होता है, ठीक है, कौन से टाइम पे होता है। तो एट फर्स्ट हियरिंग, तो डिफेंडेंट कब करेगा, सूट की फर्स्ट हियरिंग पे, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स अनलेस परमिटेड बाय द कोर्ट, उसके बाद नहीं जब तक कि कोर्ट परमिट नहीं कर देता, प्रेजेंट करेगा रिटन स्टेटमेंट, और रिटन स्टेटमेंट में जो भी पर्टिकुलर होंगे डेट के, मतलब रिटन स्टेटमेंट में वो अपना सेट ऑफ को क्लेम करेगा। सो बेसिकली ये हमने 5 एसेंशियल्स ले लिए, और टाइम कब देख लिया, कब करेगा, एट फर्स्ट हियरिंग but not afterwards unless it is permitted by the court. Moving ahead, effect क्या होता है set off का, the written statement shall have the same effect as a plaint in a cross suit। तो जो भी एक क्रॉस सूट होता है उसमें जो प्लेंट का इफेक्ट होता है वही सेट ऑफ के रिटन स्टेटमेंट का इफेक्ट होगा। तो बेसिकली क्या हमारा पर्पस है, जिससे कि जो कोर्ट है वो प्रोनाउंस करेगा जजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ द ओरिजिनल क्लेम एंड द सेट ऑफ, मतलब जो जजमेंट है वो ओरिजिनल क्लेम के लिए भी प्रोनाउंस किया जाएगा और जो सेट ऑफ है उसके लिए भी प्रोनाउंस किया जाएगा। बट दिस शैल नॉट अफेक्ट द लियन अपॉन द अमाउंट डिक्रीड of any pleader in respect of the cost payable to him under the decree। So basically it shall not affect the lien, जो भी अमाउंट डिक्रीड है उसके ऊपर लियन का इफेक्ट नहीं करेगा। बस आप इतना ध्यान रखो कि सेट ऑफ का इफेक्ट क्या होता है, वही इफेक्ट होता है जो कि प्लेंट का होता है ना, क्रॉस सूट, इतना आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। प्लेंट इन अ क्रॉस सूट एंड जजमेंट दोनों पे आएगा, ठीक है, ओरिजिनल पे ओरिजिनल जो क्लेम होगा उस पे भी आएगा एंड सेट ऑफ पे भी आएगा। रूल नंबर 3, it says that sub rule 3 says that the rules relating to written statement by defendant apply to written statement and answer। तो मतलब जो जनरल रिटन स्टेटमेंट के रूल्स होते हैं वही जनरल रूल्स जो सेट ऑफ का रिटन स्टेटमेंट है उसके लिए भी अप्लाई होगा। नाउ यहाँ पे इलस्ट्रेशन हम जल्दी से इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। सो ए यूज बी ऑन अ बिल ऑफ एक्सचेंज, B alleges that A has wrongfully neglected to insure B's goods and is liable to him in compensation which he claims to set off. Now the amount not being ascertained cannot be set off। तो क्योंकि हमने एसेंशियल पढ़ा था कि सेट ऑफ करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो अमाउंट है वो क्या होना चाहिए, असर्टेन होना चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि अमाउंट यहाँ पे असर्टेन नहीं है, बी गुड सी देखिए आप यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज एंड कॉम्पेंसेशन व्हिच ही क्लेम्स टू सेट ऑफ इंश्योर बी इज गुड, तो क्योंकि अमाउंट जो है वो असर्टेन नहीं इसलिए सेट ऑफ नहीं होगा। सेकेंड इलस्ट्रेशन में क्या है, ए सी बी ऑन अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर ₹500, बी होल्ड्स अ जजमेंट against A for 1000, the two claims being both definite pecuniary demands may be set off। तो जो मैंने आपको पहला इलस्ट्रेशन दिया था, एक पर्सन को 1000 देने हैं, दूसरे पर्सन को 500 देने हैं, दोनों ही अमाउंट डेफिनेट है, पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन में है कोर्ट के, तो यहाँ सेट ऑफ हो जाएगा। देन ए एंड बी sue C for ₹1000, C कैन नॉट सेट ऑफ अ डेट ड्यू टू हिम बाय ए अलोन। ओके, सो लास्टली सेट ऑफ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, वो ये बोलता है कि अगर एक से ज्यादा डिफेंडेंट है तो वो डिफेंडेंट जो है उनका सारे ही पर्सन के अगेंस्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी, ए है और बी है, उन्होंने सी को स्यू करा फॉर 1000 रुपीज। सो अब अगर सी को कोई सेट ऑफ करना है तो वो सेट ऑफ ए के अगेंस्ट भी होना चाहिए और वो एक बी के अगेंस्ट भी होना चाहिए। मतलब अगर एक से ज्यादा प्लेंटिफ है तो डिफेंडेंट सिर्फ एक प्लेंटिफ के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं करेगा, उसको सेट ऑफ करना है तो वो सारे ही प्लेंटिफ के अगेंस्ट सेट ऑफ होगा। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स काउंटर क्लेम। ओके, सो काउंटर क्लेम के बारे में हम पढ़ते हैं, रूल 6 से लेके हम जो भी आगे प्रोविजंस होंगे हम वो पढ़ेंगे। सो अ डिफेंडेंट इन अ सूट, अब ये भी कब होता है, इन एडिशन टू हिज राइट ऑफ प्लीडिंग अ सेट ऑफ। तो सेट ऑफ के एडिशन में उसको क्या राइट मिला है अंडर रूल 6, सेट अप बाय वे ऑफ काउंटर क्लेम अगेंस्ट द क्लेम ऑफ प्लेंटिफ
एनी राइट और क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन अक्रूइंग टू द डिफेंडेंट अगेंस्ट द प्लेंटिफ। तो वही बेसिकली बताया, तो जो भी क्लेम होगा प्लेंटिफ का डिफेंडेंट का प्लेंटिफ के अगेंस्ट, वो सेट ऑफ के साथ उसका एक एडिशनल राइट है काउंटर क्लेम का। कब करेगा वो ये? ईदर बिफोर और आफ्टर द फाइलिंग ऑफ सूट। तो सूट फाइल होने के बिफोर भी हो सकता है वो क्लेम, आफ्टर भी हो सकता है, बट इट शुड बी बिफोर द डिफेंडेंट हैज डिलीवर्ड हिज डिफेंस। डिफेंडेंट का अपना डिफेंस देने से पहले होना चाहिए, और बिफोर द टाइम लिमिटेड फॉर डिलीवरिंग हिज डिफेंस हैज एक्सपायर्ड। तो ये तीन चीजें टाइम हो गया कि काउंटर क्लेम कब तक होगा, ठीक है, एज इट इज आपको ये याद करना है। whether such counter claim is in the nature of claim for damages, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो MCQ प्रीलिम्स होता है उसमें आता है कि भले ही काउंटर क्लेम इज इन द नेचर ऑफ क्लेम ऑफ डैमेजेस, चाहे उसका नेचर डैमेजेस का हो या ना हो, provided that such counter claim shall not exceed the pecuniary limits of the jurisdiction of the court. So आई हैव अंडरलाइन, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पे इसलिए अंडरलाइन करके रखा है क्योंकि काउंटर क्लेम से जो क्वेश्चंस है वो बेयर एक्ट से बनते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। सो आपको एज इट इज ये चीजें याद रखनी है कि इट्स लाइक ईदर बिफोर और आफ्टर द फाइलिंग ऑफ सूट, बट बिफोर द डिफेंडेंट हैज डिलीवर्ड हिज डिफेंस, और बिफोर द टाइम लिमिटेड फॉर डिलीवरिंग हिज डिफेंस, एंड भले ही काउंटर क्लेम का जो नेचर हो वो डैमेजेस का नेचर में हो या ना हो, प्रोवाइडेड दैट इट शैल नॉट एक्सीड द पेक्यूनरी लिमिट्स ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। देन जो सब रूल 2 है, इट सेज दैट काउंटर क्लेम शैल हैव द सेम इफेक्ट। तो सब रूल 2 में यहाँ पे इफेक्ट बता रहे हैं जो कि क्रॉस सूट का होता है, सो एज टू इनेबल द कोर्ट, सेम चीज जैसे सेट ऑफ में था, जो कोर्ट होगा वो फाइनल जजमेंट देगा, ओरिजिनल जो सेम सूट था उस पे भी, ओरिजिनल क्लेम पे भी और काउंटर क्लेम पे भी, दोनों पे जजमेंट आएगा। देन सब रूल 3 सेज दैट अ प्लेंटिफ शैल बी एट द लिबर्टी टू फाइल अ रिटन स्टेटमेंट इन आंसर टू द काउंटर क्लेम ऑफ द डिफेंडेंट विद इन सच पीरियड एज फिक्स्ड बाय द कोर्ट। तो जो किस टाइम पे, अब क्योंकि एक रिटन स्टेटमेंट फाइल हुआ है, सो प्लेंटिफ के पास भी ऑप्शन रहेगा कि वो एक रिटन स्टेटमेंट फाइल करे इन आंसर टू द काउंटर क्लेम। फॉर एग्जाम्पल एक प्लेंट फाइल हुआ, ठीक है, उसके रिप्लाई में काउंटर क्लेम फाइल हुआ, अब काउंटर क्लेम के रिप्लाई में प्लेंटिफ एक रिटन स्टेटमेंट फाइल कर सकता है, ठीक है, विद इन सच पीरियड एज मे बी फिक्स्ड बाय द कोर्ट। तो कोर्ट जितना भी टाइम फिक्स करेगा उस टाइम पे हो जाएगा, एंड जो काउंटर क्लेम होगा उसको हम प्लेंट ट्रीट करेंगे एंड गवर्न बाय द रूल्स एप्लीकेबल टू प्लेंट। अब क्योंकि काउंटर क्लेम यहाँ हुआ है जिसके रिप्लाई में प्लेंटिफ एक रिटन स्टेटमेंट फाइल कर रहा है, इसलिए यहाँ पे काउंटर क्लेम पे वही रूल्स लगेंगे जो कि एक प्लेंट पे लगते हैं। ओके, सो मूविंग अहेड टू रूल नंबर बी। रूल नंबर बी सेज दैट काउंटर क्लेम टू बी स्टेटेड, सो where any defendant seeks to rely on any ground as supporting a right of counter claim, he shall in his written statement state specifically that he does so by way of counter claim. So सिंपल सा बोल रहा है कि जो रिटन स्टेटमेंट है उसमें काउंटर क्लेम जो है वो स्पेसिफिकली स्टेट होना चाहिए। रूल 6C क्या बोल रहा है? एक्सक्लूजन ऑफ काउंटर क्लेम। सो वेयर अ डिफेंडेंट सेट्स अप अ काउंटर क्लेम एंड द प्लेंटिफ कंटेंड्स दैट द क्लेम रेज्ड thereby ought not to be disposed by way of counter claim. So basically डिफेंडेंट ने क्या करा है, डिफेंडेंट ने कि एक काउंटर क्लेम सेट करा है और प्लेंटिफ क्या चाह रहा है कि प्लेंटिफ कंटेंट्स दैट द क्लेम thereby raised ought not to be disposed by way of counter claim. Now plaintiff wants कि जो counter claim raise किया गया है वो एक separate suit के थ्रू डिस्पोज हो और counter claim के थ्रू डिस्पोज ना हो। So basically क्या हो रहा है, I'll tell you एग्जाम्पल से कि डिफेंडेंट है, so डिफेंडेंट एक काउंटर क्लेम रेज कर रहा है। अब ये काउंटर क्लेम प्लेंटिफ चाह रहा है कि इसको आप काउंटर क्लेम मत बनाओ, आप एक अलग से सूट इंस्टीट्यूट करो और उसमें काउंटर क्लेम के बारे में हम बात करेंगे, उसके हम एक नया क्लेम के बारे में बात करेंगे। तो प्लेंटिफ के पास ये ऑप्शन है, ओके, सो प्लेंटिफ में एट एनी टाइम बिफोर द इश्यूज आर सेटल, सो इश्यूज सेटल होने से पहले, जो भी काउंटर क्लेम है उसके इश्यूज सेटल होने से पहले कोर्ट को अप्लाई कर सकता है कि वो एक ऐसा ऑर्डर दे जिसमें काउंटर क्लेम को वो एक्सक्लूड कर दे, एंड कोर्ट में अगेन डिस्क्रिशन है ऑन हियरिंग ऑफ सच एप्लीकेशन मेक सच ऑर्डर। तो कोर्ट का डिस्क्रिशन है, अगर प्लेंटिफ ऐसा कंटेंट करता है कि काउंटर क्लेम को एक सेपरेट सूट में डील करना है तो वो सेपरेट सूट में डील कर सकते हैं। ओके, दिस इज व्हाट सेक्शन this rule says. Then rule 6D says that effect of discontinuance of suit. So अगर ये basically rule 6D ये बोल रहा है कि अगर जो सूट है, जो ओरिजिनल सूट है जिसमें काउंटर क्लेम लाया गया है, वो अगर ओरिजिनल सूट ही डिसकंटिन्यू हो जाता है तो इससे काउंटर क्लेम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, काउंटर क्लेम का जजमेंट जरूर आएगा। सो इफ इन एनी केस इन विच द डिफेंडेंट सेट्स अप अ काउंटर क्लेम द सूट ऑफ द प्लेंटिफ इज स्टेट। तो मान लीजिए जो ओरिजिनल सूट था प्लेंटिफ का वो स्टे कर दिया गया या डिसकंटिन्यू हो गया या डिसमिस हो गया, तो भी जो काउंटर क्लेम है वो प्रोसीड करेगा, ठीक है। सो काउंटर क्लेम ओरिजिनल क्लेम के डिसमिस होने से या स्टे होने से इफेक्ट नहीं होगा।
Now moving towards rule 6E, it says a default of plaintiff to reply to counterclaim. So if the plaintiff makes a default in putting a reply to the counterclaim made by the defendant, so basically यहाँ पे क्या कर रहा है, जो भी counterclaim defendant ने दिया था, plaintiff उसका reply नहीं कर रहा, he fails to make basically he defaults in putting a reply to the counterclaim made by the defendant, the court may pronounce a judgment. तो सिंपल सी बात है, उसकी रिप्लाई करने से कोर्ट तो स्टे होगा नहीं, तो कोर्ट जो होगा वो जजमेंट प्रोनाउंस करेगा प्लेंटिफ के अगेंस्ट में इन रिलेशन टू द काउंटर क्लेम मेड अगेंस्ट हिम, ओके, और मेक सच ऑर्डर इन रिलेशन टू काउंटर क्लेम एज ही थिंक्स फिट. तो अगर काउंटर क्लेम डिफेंडेंट ने फाइल करा है, प्लेंटिफ उसका रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो कोर्ट अपने अकॉर्डिंगली प्रोसीड करेगा और चाहे तो जजमेंट भी पास कर सकता है. 6F says that relief to defendant where counter claim succeeds. तो अगर काउंटर क्लेम सक्सीड हो गया तो डेफिनेटली क्या होगा, जो भी अमाउंट बाकी है, जो भी एडजस्टमेंट है, वो एडजस्टमेंट किया जाएगा. So wherein any suit or counter set of or counter claim is established as a defense against the plaintiff claim and the balance is found due. तो जो भी बैलेंस ड्यू फाउंड हुआ है टू द प्लेंटिफ और टू द डिफेंडेंट एज द केस में बी, द कोर्ट में गिव जजमेंट टू द पार्टी इंटाइटल्ड सच बैलेंस. तो जो भी पर्सन उस बैलेंस के लिए इंटाइटल्ड है, उस पर्सन को वो बैलेंस मिल जाएगा. देन रूल 6G says that rules relating to written statement to apply. तो जो भी रिटन स्टेटमेंट के रूल्स लगते हैं, वो सारे ही रूल्स काउंटर क्लेम को फाइल करने में लगेंगे. The rules relating to written statement by defendant shall apply to written statement filed in answer to a counter claim. तो जो भी काउंटर क्लेम के रिप्लाई में रिटन स्टेटमेंट फाइल किया जाएगा प्लेंटिफ के थ्रू, उसमें रिटन स्टेटमेंट के रूल्स लगेंगे. नाउ अब इंपॉर्टेंट ये है कि हम एक बार सेट ऑफ और काउंटर क्लेम के डिफरेंसेस देख लें कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है. सी, जो सेट ऑफ होता है वो एक डिफेंस होता है. वी ऑल नो कि सेट ऑफ एक डिफेंस की तरीके से यूज होता है. काउंटर क्लेम इज अ क्रॉस एक्शन. ओके, सो काउंटर क्लेम इज बेसिकली ऑफ द नेचर ऑफ अ क्रॉस एक्शन एंड जो सेट ऑफ है इट इज ऑफ द नेचर ऑफ व्हाट, ऑफ डिफेंस. देन क्लेम ऑफ डिफेंडेंट इज ईदर इक्वल टू और लेस देन द प्लेंटिफ. ठीक है, तो अगर प्लेंटिफ का क्लेम मान लीजिए 1000 का है, तो डिफेंडेंट का क्लेम यहाँ पे या तो 1000 का ही होगा या फिर 5000 का होगा. ठीक है, इक्वल है. बट काउंटर क्लेम में जो क्लेम है वो ज्यादा अमाउंट का भी हो सकता है. अब यहाँ पे जो थर्ड है वो बोलते हैं राइट शुड अराइज ईदर बिफोर और एट द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट. तो सेट ऑफ का जो राइट है, इट शुड अराइज व्हेन ईदर बिफोर और एट द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट. एंड जो काउंटर क्लेम है उसमें तो राइट में अराइज आफ्टर द सूट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड बट बिफोर द रिटन स्टेटमेंट इज फाइल्ड. सो ये राइट कब अराइज होगा काउंटर क्लेम का, आफ्टर द सूट इज इंस्टीट्यूटेड बट बिफोर रिटन स्टेटमेंट फाइल होने से पहले. ना अब हमारे कुछ 4 रूल्स और बचे हैं, लाइक रूल 7, 8, 9 एंड 10. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत बेसिक्स हैं. ये बोलते हैं कि डिफेंस आर सेट ऑफ फाउंडेड अपॉन सेपरेट ग्राउंड्स. तो जो भी डिफेंस दी जाएंगे, जो भी ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस होंगे, सेट ऑफ होगा, काउंटर क्लेम होगा, इन जो भी सेपरेट या डिस्टिंक्ट फैक्ट्स पे होंगे, इन सबको आप डेफिनेटली कैसे स्टेट करोगे, सेपरेटली स्टेट करोगे, डिस्टिंक्टली करोगे. देन रूल नंबर सेज दैट न्यू ग्राउंड्स. तो जो भी आप न्यू ग्राउंड्स लेके आ रहे हो, एनी ग्राउंड ऑफ द डिफेंस विच हैज अराइजन आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट. तो सूट इंस्टीट्यूट करने के बाद अगर कोई ग्राउंड्स आए हैं of the or the presentation of written statement claiming a set of or counter claim may be raised by defendant or plaintiff as the case may be in his written statement. ठीक है, तो ये न्यू ग्राउंड्स के बारे में हो गया. देन रूल 9 एंड 10, ये जो हमारे आखिरी के 2 रूल्स हैं, इट सेज दैट सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स, no pleading subsequent to written statement of a defendant other than by way of defense of count. So basically rule 9 says that कि रिटन स्टेटमेंट फाइल होने के बाद और कोई भी सब्सिक्वेंट प्लीडिंग को फाइल नहीं किया जाएगा. ठीक है, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं. ऑब्वियसली सेट ऑफ आप करोगे, आप काउंटर क्लेम कर सकते हो, शैल बी प्रेजेंटेड एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द कोर्ट. सो कोर्ट की परमिशन के बिना रिटन स्टेटमेंट के बाद कोई सब्सिक्वेंट प्लीडिंग फाइल नहीं की जाएगी. बट द कोर्ट में एट एनी टाइम रिक्वायर कर सकते हैं रिटन स्टेटमेंट और एडिशनल रिटन स्टेटमेंट. तो कोर्ट अगर वो चाहे, कोर्ट चाहे तो वो एक रिटन स्टेटमेंट या फिर एडिशनल स्टेटमेंट बाद में फाइल करवा सकते हैं, और वो उनका टाइम भी क्या होगा, नॉट मोर देन 30 days. ओके, नाउ रूल नंबर 10 which is our last rule for today's class, it says that procedure when party fails to present written statement. So written statement जो टाइम दिया गया था उसमें अगर प्रेजेंट नहीं करा, so what, according to rule 1, according to rule 9, उस टाइम लिमिट में अगर नहीं किया गया, fails to present the written statement, और जो भी टाइम फिक्स्ड बाय कोर्ट होगा, तो कोर्ट डेफिनेटली जजमेंट प्रोनाउंस कर देंगे अगेंस्ट हिम और मेक ऑर्डर, जो भी ऑर्डर उनको ठीक लगता है इन रिलेशन टू द सूट, जो भी द कोर्ट थिंक्स फिट. एंड ऑन द प्रोनाउंसिंग ऑफ सच जजमेंट एक डिक्री भी प्रिपेयर की जाएगी. एंड डेफिनेटली प्रोवाइडेड नो कोर्ट
shall make an order to extend the time provided in rule number 1 of this order for filing of written statement. So unnecessary court will not increase the time रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के लिए, और अगर उस टाइम तक रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं हुआ है सो कोर्ट जो है वो जजमेंट प्रोनाउंस कर देंगे. सो ये है हमारे रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 10 ऑफ ऑर्डर नंबर 8. आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो एंड समझ में आया हो. थैंक यू सो मच.